भारत के देहरादून शहर में रहने वाला आर्यन सिंह एक भूभौतिक वैज्ञानिक था। बचपन से ही उसे पहाड़ों और प्राचीन रहस्यों में दिलचस्पी थी। उसने कई बार कैलाश पर्वत की तस्वीरें देखी थी, सफेद बर्फ से ढकी चोटी जिसके पीछे हमेशा बादलों का एक घेरा रहता था। हर बार वह तस्वीर देखकर उसके मन में एक ही सवाल उठता, आखिर वहां ऐसा क्या है जो आज तक कोई नहीं जान पाया। एक दिन उसे भारत तिब्बत शोध संस्था से एक प्रस्ताव मिला। उन्हें कैलाश पर्वत के आसपास कुछ अजीब चुंबकीय तरंगें मिली थी। सैटेलाइट डाटा के अनुसार वहां का कंपास दिशा बदल देता था। आर्यन को उस जगह जाकर जांच करनी थी। वह उत्साहित भी था और थोड़ा डर भी गया था, क्योंकि उसने सुना था कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता। जो कोशिश करता है या तो लौट नहीं पाता या फिर उसकी जिंदगी बदल जाती है। आर्यन ने यह मिशन स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद वह अपनी टीम के साथ तिब्बत की ओर निकल पड़ा। टीम में 4 लोग थे। आर्यन सिंह मुख्य वैज्ञानिक, रिया पर्यावरण विशेषज्ञ, लॉबजोंग तिब्बती गाइड, कैमरा ऑपरेटर करण। जैसे जैसे वे तिब्बत की सीमा के पास पहुंचे, मौसम बदलने लगा। हवा पतली और ठंडी होती जा रही थी। दूर बर्फीले मैदानों के बीच कैलाश पर्वत की झलक दिखी। वह किसी सफेद ज्योति की तरह चमक रहा था। लॉबजोंग ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यहां भगवान शिव का वास है। हर पत्थर है कि ध्वनि गूंज आता है। आर्यन मुस्कुराया, हम यहां शोध करने आए हैं, दर्शन करने नहीं। लेकिन उसके मन के अंदर कुछ गहराई में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। कई दिन की यात्रा के बाद टीम ने कैलाश के पास अपना बेस कैंप लगाया। रात को जब आसमान में तारे चमक रहे थे, आर्यन ने अपने उपकरण लगाए। मशीनें चुंबकीय ऊर्जा को माप रही थी, लेकिन जो आंकड़े आ रहे थे वे सामान्य नहीं थे। कभी संकेत बहुत तेज, कभी अचानक शून्य। रिया ने हैरानी से कहा, यह तो किसी तरह की तरंगे हैं, जैसे कोई हार्ट बीट। आर्यन ने जवाब दिया, यह किसी जीव की नहीं, शायद खुद पर्वत की धड़कन है। रात के तीसरे पहर में अचानक हवा चलने लगी। तापमान गिर गया। आर्यन ने दूर पर्वत की चोटी पर एक नीली चमक देखी, जैसे बिजली नहीं बल्कि कोई प्रकाश स्वयं भीतर से निकल रहा हो। उसे लगा उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन कैमरे ने भी वही कैद किया। अगली सुबह आर्यन ने तय किया कि वह उस दिशा में जाएगा जहां रात को रोशनी दिखी थी। लॉबजोंग ने रोका, वहां जाना मना है। उस तरफ एक पुराना रास्ता है जिसे देवपथ कहते हैं। जो भी गया वापस नहीं लौटा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैं वापस लौटने नहीं, सच खोजने आया हूं। टीम में केवल रिया उसके साथ चलने को तैयार हुई। बाकी 2 कैंप पर रुक गए। दोनों ने सिर्फ जरूरी सामान लिया और पहाड़ की ओर चढ़ाई शुरू की। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। किसी अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस हो रहा था। करीब 3 घंटे बाद वे एक जगह पहुंचे। पत्थरों के बीच में एक गुफा नुमा द्वार दिखा। उसके ऊपर कुछ प्राचीन लिपि में अक्षर खुदे थे, जो आंशिक रूप से बर्फ से ढके थे। आर्यन ने धीरे से हाथ लगाया। पत्थर गर्म था। रिया बोली, यहां बर्फ जमी है, फिर भी पत्थर गर्म क्यों है? आर्यन ने जवाब दिया, शायद भीतर कोई ऊर्जा स्रोत है। या फिर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। अंदर से हल्की सी एक की ध्वनि गूंज रही थी। आर्यन और रिया ने टॉर्च ऑन की और गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा का द्वार संकरा था। अंदर अंधेरा और ठंड इतनी थी कि सांस से निकलती भाप भी तुरंत गायब हो जाती थी। आर्यन और रिया के सिर पर लगी हेडलाइट्स की सफेद रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, जहां अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं, कुछ मानव, कुछ देवताओं जैसी, और बीच में एक चिन्ह जो शिव त्रिशूल जैसा दिखता था। रिया ने धीरे से कहा, ये चिन्ह तो बहुत पुराने हैं, शायद तब के जब यहाँ कोई सभ्यता रही हो। आर्यन ने जवाब दिया, या शायद यह वही सभ्यता है जिसकी बात हमारे ग्रंथ करते हैं। वे आगे बढ़े। जैसे जैसे अंदर जाते गए, गुफा की दीवारें एक हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी, जैसे किसी पत्थर के भीतर से ऊर्जा निकल रही हो। उन्हें लगा कि यह कोई प्राकृतिक खनिज प्रकाश होगा, लेकिन जब आर्यन ने अपने सेंसर से मापा, डिवाइस ने संकेत दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अननोन सोर्स। मतलब? रिया ने पूछा। मतलब यह कि यह रोशनी किसी ऊर्जा केंद्र से निकल रही है, आर्यन ने कहा, और इसकी आवृत्ति बहुत स्थिर है, जैसे किसी हृदय की धड़कन। अचानक हवा में एच की ध्वनि फिर से गूंजी। अब यह स्पष्ट और गहरी थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई मशीन नहीं, कोई स्पीकर नहीं, फिर यह ध्वनि कहां से आ रही थी? रिया ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम्हें लग रहा है कि यह पर्वत सच में जीवित है? आर्यन ने उत्तर नहीं दिया। उसका मन विचलित था, लेकिन वैज्ञानिक सोच अभी भी हावी थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर
उन्हें एक विशाल कक्ष मिला। गुफा के अंदर एक गुंबदनुमा जगह, लगभग 20 फुट ऊंची। बीच में एक गोल पत्थर रखा था जो शिवलिंग जैसा दिखता था, लेकिन किसी धातु का बना था। उसके चारों ओर धुएं जैसी ऊर्जा घूम रही थी। आर्यन ने अपने उपकरण निकाले, लेकिन जैसे ही उसने डिवाइस को उस पत्थर के पास किया, डिवाइस फट गया, स्पार्क हुआ और सारी स्क्रीनें बंद हो गईं। रिया चीख पड़ी। आर्यन पीछे गिरा, लेकिन उसे चोट नहीं लगी। वह जमीन पर बैठा और उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से होकर एक गर्म कंपन गुजरा, जैसे किसी ने उसे भीतर से छू लिया हो। उसने कहा, रिया, कुछ महसूस हुआ? ये जैसे मेरे अंदर से गुजर गया। रिया डर गई थी। हमें बाहर चलना चाहिए, ये खतरनाक है। लेकिन आर्यन बोला, नहीं, अब मैं जाना नहीं चाहता। अब मुझे लग रहा है कि मैं जिस चीज की तलाश में था वो यही है। आर्यन बोला, और गार्ड बार का। कुछ क्षण बाद दीवारों पर खुदे चिन्ह हल्के से प्रकाशमान होने लगे। त्रिशूल, सर्प और डीन के चिन्ह सुनहरी रोशनी से जगमगा उठे। फिर अचानक पत्थर के पास जमीन पर एक वृत्ताकार द्वार जैसा आकार उभरा और वहां से हल्की हवा बाहर आई। रिया ने पीछे हटते हुए कहा, आर्यन, यह सब संभव नहीं है। आर्यन बस देखता रहा। उस द्वार से नीचे किसी और सुरंग का संकेत था। उसी पल हवा में एक गंभीर आवाज गूंजी। शब्द किसी भाषा में नहीं थे, पर आर्यन के मन में अर्थ स्वतः उतर गया। जो खोजता है सत्य, उसे स्वयं सत्य बुलाता है। उसकी आंखें चमक उठी। रिया, ये कोई भ्रम नहीं, ये संवाद है। रिया घबराई हुई बाहर की ओर भागी, पर आर्यन वहीं बैठ गया। धीरे धीरे वह पत्थर के करीब पहुंचा। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन और उस पत्थर की कंपन एक जैसी लय में चल रही थी। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने चित्र उभरने लगे। हिमालय की चोटियां, बर्फ में चमकता प्रकाश और एक विशाल आकृति भगवान शिव की झलक। उस झलक में कोई हिंसा नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ अनंत मौन। उसने महसूस किया मानो कोई कह रहा हो, कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सकता, क्योंकि यह पर्वत बाहर नहीं, भीतर है। रिया जब बाहर पहुंची तो उसने पीछे देखा। गुफा का द्वार धीरे धीरे बर्फ से ढक गया, मानो कभी खुला ही न हो। आर्यन वहां नहीं था। गुफा के द्वार पर बर्फ गिरती रही। रिया बाहर खड़ी थी, कांप रही थी, ठंड से नहीं बल्कि डर से। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में आर्यन का टूटा हुआ सेंसर डिवाइस। उसने आवाज लगाई, आर्यन, कहाँ हो तुम? पर भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ हवा की सिसकियां थी। वो बर्फीले पत्थरों पर बैठ गई। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या कैलाश सचमुच जीवित है? कुछ घंटे बाद सुबह की रोशनी के साथ एक तिब्बती भिक्षु वहां पहुंचा। उसकी उम्र 70 के करीब थी, पर चेहरा शांत और तेज से भरा हुआ। रिया ने उन्हें देखकर कहा, कृपया मदद कीजिए, मेरा साथी अंदर फंस गया है। भिक्षु ने गुफा की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, वो अब तुम्हारे पास नहीं लौटेगा, क्योंकि उसे वही मिला है जिसकी उसे तलाश थी। आप क्या कह रहे हैं? उसे बचाने आई थी। वो कोई साधु नहीं था, वो एक वैज्ञानिक था। ज्ञान और साधना में कोई अंतर नहीं बेटी। सत्य की खोज करने वाला चाहे वैज्ञानिक हो या साधक, दोनों का अंत एक ही होता है। जेब से एक छोटा तांबे का लॉकेट निकाला। उस पर वही त्रिशूल का चिन्ह था जो गुफा की दीवार पर था। उन्होंने कहा, यह गुफा कभी बाहरी दुनिया के लिए नहीं थी। जो वहां जाता है वो खुद को खोजने जाता है। क्या वो जीवित है? क्या वो जीवित है? जीवित? हाँ, लेकिन उस रूप में नहीं जिसे तुम समझ सको। दूसरी ओर कैलाश पर्वत की चोटी के भीतर आर्यन किसी नीली रोशनी के सागर में तैर रहा था। उसका शरीर नहीं था, सिर्फ चेतना थी। वो देख सकता था, सुन सकता था, महसूस कर सकता था, पर किसी इंसान की तरह नहीं। एक आवाज उसके भीतर गूंजी, तू जानना चाहता था कि इस पर्वत में क्या छिपा है? हाँ, मैंने विज्ञान से सत्य ढूंढना चाहा। और अब तुझे समझ आया कि विज्ञान और अध्यात्म दो नहीं हैं। विज्ञान सत्य की ओर जाता है पार, अध्यात्म उसी सत्य के भीतर उतरता है। ओम। यह पर्वत धरती का हृदय है। क्या मैं लौट सकता हूं? जो लौटता है वो कभी वही नहीं रहता। तू अब ज्ञान है, रूप नहीं। फिर सब कुछ शांत हो गया।
आर्यन के अनुभव और गुफा में पाए गए ऊर्जा संकेतों के आधार पर उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलाश। कैलाश पर्वत के आसपास एक रहस्यमय चुंबकीय ऊर्जा है जो किसी ज्ञात भौतिक सिद्धांत से मेल नहीं खाती। अंत संदेश। कैलाश चढ़ने की जगह नहीं, उसे महसूस करने की साधना है। जो उसे जीतना चाहता है हार जाता है, जो उसके आगे झुकता है वही सत्य को पा लेता है।